my channel. My name is Navya, and in this video we will start our unit number 3 from the public institution in India, and our unit number 3 is the Election Commission of India. तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि किस तरीके से जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो कैसे इलेक्शंस को कंडक्ट करवाता है ये सब हम देखेंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आपको करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए कि दैट हमारा 21 मार्च की रात को 10 बजे हमारा जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, ही वॉज अरेस्टेड बाय द ईडी। ठीक है, और ये आपकी जो करंट में बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको कि मतलब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को सोचो गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो येस दिस इज़ द थिंग। और आपको सबको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, लोकसभा के इलेक्शन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। अगर आपने मेरी पुरानी वाली जो वीडियोस हैं अभी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, सीएए के बारे में मैंने बताया है। ठीक है, तो ये जो वीडियोज़ हैं इनको जाके देखो और गाइस देखो। ठीक है, सपोर्ट करना तो बनता है ना। ठीक है, तो येस, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन किस तरीके से क्या क्या रोल प्ले करता है हमारे पूरी कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, तो एज़ यू ऑल नो इलेक्शंस आर ऑन द स्टेज, एंड इलेक्शंस जो है ये हमारे किस तरीके से कंडक्ट हो रहे हैं इसके बारे में अगर आप इस टाइम पे इस चैप्टर को पढ़ाना, इस यूनिट को पढ़ाना बहुत ही अच्छा है मेरे को लगता है, क्योंकि आप चीज़ों को देखेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोग इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो यस आप इस प्रोसेस को समझिए इलेक्शन के प्रोसेस को, और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले गाइज व्हाट इज़ इलेक्शन कमीशन, क्यों इस्टेब्लिश करी थी, क्या रीज़न था, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले एक चीज़ जान लेते हैं हम कि जो इलेक्शन कमीशन है ये 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इट वॉज इस्टेब्लिश ऑन 25 जैन 1950। ठीक है, 26 जनवरी से एक दिन पहले का जो डे होता है उसको हम लोग नेशनल वोटर डे भी कहते हैं। ठीक है, और मेक श्योर जो इलेक्शन कमीशन अपनी बॉडी है ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको एक ऑटोनॉमस स्पेस दे रखा है। ठीक है, इट इज़ ये ऐसी नहीं है कि किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि ऑटोनॉमस है। अपने तरीके से इसको जैसे जिस तरीके से कंडक्ट कराने इलेक्शन, जिस तरीके से इसको गाइडलाइन अपनी निकालनी है ये अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। ठीक है, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन है। सेकंड, गवर्नमेंट ने सेटअप किया एक स्पेसिफिक पर्पस, क्योंकि इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन कराना इज़ नॉट अ पीस ऑफ अ केक। ठीक है, तो इसलिए एक पूरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई है जो यूनियन, स्टेट, पंचायती राज और लोकल लेवल पर भी इलेक्शंस को करवाती है, बट मेजरली लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हमारी हो गई आपकी स्टेट्स की। ठीक है, और आपकी जो लोकसभा राज्यसभा उसके इलेक्शन कौन कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो येस दिस इज़ द बॉडी दैट इज़ सेटअप बाय द गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंड it is independent in its day-to-day functioning since it is involved in government has some control। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ज़्यादा नहीं है कि ये वही मैंने जो आपको बताया कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने अकॉर्डिंग फंक्शनिंग करती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको मेंशन किया गया है। और गवर्नमेंट का भी ऐसा नहीं है, देखो कोई भी बॉडी, कोई भी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो इस कंट्री का, ऐसा नहीं है कि वो इतना भी वो नहीं है कि उसको जो करना है करे, वो उसकी मन जो कर रहा है वो करे। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें गवर्नमेंट भी, जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी उसको बता सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ये आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट की अथॉरिटी लगभग सब चीज़ों पर रहती है, तो सेम इलेक्शन कमीशन पे भी गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल है। ठीक है, तो ये है इसके अंदर। और अगला पार्ट 15 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, एज यू ऑल नो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है उसके अंदर कुछ पार्ट्स है, कुछ आर्टिकल्स है। ठीक है, अब आपको ये कमेंट में बताना है कि क्या क्या पार्ट्स है, कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसमें से जो पार्ट 15 है उसके अंदर आर्टिकल 324 से 329 मेंशन करा है, जो हमें बताता है क्या इलेक्शन कमीशन की जितनी भी गाइडलाइंस है, उसके जो रूल्स है, उसके जो फीचर्स है, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सब हमारे 324 से 329 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, डोंट वरी, वी विल स्टडी अबाउट द आर्टिकल्स 324 टू 329 इन अ वीडियो। ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो यस, इतना चीज़ आपको आई होप क्लियर हो गई होगी
ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्शन कमीशन जो 25 जनवरी को बनी थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कंडक्ट करवाती है फ्री और फेयर इलेक्शंस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाया गया है। आर्टिकल 324 से 329 में इसके सारे रूल फीचर मेंशन है, और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, तो ये था अपना इलेक्शन कमीशन की थोड़ी सी बेसिक। और अगर हम इलेक्शन कमीशन की थोड़ी डिटेल उसमें अगर बात करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग इलेक्शंस एट वेरियस लेवल्स। कि जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अगेन इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शंस को कंडक्ट कराती है और सुपरवाइज करती है उसको अलग अलग लेवल पे, इंक्लूडिंग पार्लियामेंट्री लेवल, पार्लियामेंट्री मतलब लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल इलेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि जो हमारी एक विधानसभा होती है ना स्टेट की, जैसे दिल्ली में विधानसभा है, विधानसभा मेट्रो स्टेशन आता है दिल्ली में भी। ठीक है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल इलेक्शंस जो होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कि एमसीडी के इलेक्शन हो गए या फिर इन सब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गाँवों के इलेक्शंस हो गए। ठीक है, तो इन सारे जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के जो हमारे इलेक्शंस होते हैं उसमें भी कई हद तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ इन्वॉल्व। ठीक है, तो इट इज़ टास्क्ड विद इंश्योरिंग द इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस। बेसिकली इसको क्यों इस्टेब्लिश किया गया है, इसका मेन रीज़न क्या है कि ये लोगों के बीच में इंटीग्रिटी, फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल प्रोसेस में बनी रहे। ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्शन हो, ये नहीं धांधली हो जाए। ठीक है, चुनाव में धांधली होती है ना कि भाई वोटिंग मशीन को कुछ अपने तरीके से सेट कर दिया और किसी भी बटन को दबाओ वोट हमें ही जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग एक वीवीपैट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो यस, तो ईसीआई प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इलेक्टोरल प्रोसेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये कुछ प्रोसेस इसके बता ही देती हूँ यहाँ पर। यस, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना कि जो ईसीआई है वो कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरे इलेक्शन कमीशन के अंदर। ठीक है, किस तरीके से इलेक्शन करवाने हैं, क्या क्या चीज़ें ईसीआई मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, और जितने भी ये रूल रेगुलेशन हैं, जितने भी ये प्रोसेस है, ये कौन बताता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको एक इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है आपके लिए, वो सब आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, अब उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या रोल इलेक्शन कमीशन प्ले करता है। तो सबसे पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कंडक्ट इलेक्शन तो कराएगा ही ना भाई, तो ये तो कैसा ही रीज़न है। तो ईसीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एट वेरियस लेवल इंक्लूडिंग, अगेन सेम लाइन आ गई है। ठीक है, लोकल लेवल और स्टेट पार्लियामेंट्री लेवल पे इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। सेकेंड इज़ दैट वोटर रजिस्ट्रेशन। आप सब ने अभी आई होप मैंने इस पर भी एक शॉर्ट बनाई थी कि वोटर के लिए अप्लाई करो अपना। ठीक है, लास्ट डेट का मैंने बताया था आप लोगों को। तो अगर आप जुड़े हुए हैं चैनल से तो आपको पता होगा कि यस, वोटर रजिस्ट्रेशन भी हमारा इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। ठीक है, इसके अंदर आपके ओवरसीज द प्रोसेस ऑफ वोटर रजिस्ट्रेशन, इंश्योर करना कि जो कैंडिडेट्स है वो एलिजिबल हैं या वोटर्स के लिए या नहीं है, या जो लोग अब जो नहीं हैं, जो लोग जिनका या तो एड्रेस चेंज हो गया तो उनको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका नाम हटाना भी हमारा इलेक्शन कमीशन के अंदर ही आता है। ठीक है, तो ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू वोटर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तीसरा, इलेक्शन प्लानिंग, यानी कि इलेक्शन में किस तरीके से प्लान किया जाए, प्रिपरेशन करनी होती है इलेक्शन की। ये थोड़ी ना कि भाई हमने आज मन किया कि कल इलेक्शन करने हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इलेक्शन के लिए पूरी प्लानिंग प्रिपरेशन करना, ये सब इलेक्शन प्लानिंग भी इलेक्शन कमीशन ही कराती है। इसके अंदर आपके पूरे शेड्यूल निकाले जाते हैं, पोलिंग स्टेशन लोगों को दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने अगर वोटर आईडी बनवाया होगा, ठीक है, तो उसके पीछे जो आपका एड्रेस वाला स्पेस होता है ना, वहाँ पर लिखा रहता है कि येस दिस इज़ योर पोलिंग स्टेशन, यहाँ पे जाके आपको वोट देना है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो इन सब चीज़ों को करता है। और हमेशा ये देखना कि जितने भी आपके वोटर आईडी कार्ड्स होंगे ना, अगर आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग ही आपके सबसे पास वाला जो स्कूल होगा या फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी या बड़ी जगह जहाँ पे इलेक्शन को फ्रीली कंडक्ट कराया जा सकता है, तो ये आपके पास ही देते हैं। यानी कि पब्लिक को इलेक्शन में वोट डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए उनको आलस ना आए, इसलिए वो उनको पास का ही कोई डिपार्टमेंट या कोई स्कूल वगैरह देते हैं। ठीक है, तो इलेक्शन प्लानिंग, इलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इलेक्शन कमीशन के ही वर्क्स हैं। ठीक है, तो आई होप ये 3 पॉइंट समझ आए होंगे। अब अपना चौथा पॉइंट आता है कैंडिडेट नॉमिनेशन। क्या आता है चौथा पॉइंट? कैंडिडेट नॉमिनेशन।
तो यानी कि कैंडिडेट का नॉमिनेशन करना, यानी कि दे मैनेजेस द नॉमिनेशन प्रोसेस फॉर इंश्योरिंग द कैंडिडेट दैट दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड फॉलो द नेसेसरी प्रोसीजर्स। कैंडिडेट का नॉमिनेशन का मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति या तो वोट दे रहा है, ठीक है, या वो वोट के लिए खड़ा हुआ है कि मतलब यस मैं हूँ, मान लो मेरा नाम नव्या कनौजिया और मैं आगे फ्यूचर में चल के भाई इलेक्शन लड़ने वाली हूँ, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है वो मुझे वोट देंगे, ठीक है, मान लो, तो वोट, ठीक है, तो खैर छोड़ो इसे, तो ठीक है, बट तुम लोग अगर मेरे को वोट दोगे बताओ, नहीं दोगे, ठीक है। तो कैंडिडेट नॉमिनेशन है, तो ठीक है, तो देन मैनेज करते हैं नॉमिनेशन प्रोसेस, ताकि ये मैनेज करना कि भाई अब मैं हूँ, मान लो, ठीक है, अब मेरी एज जो भी है, ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि यस, इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि हाँ भाई इस व्यक्ति की या इस पर्सन की, नव्या की एज इतनी है, ठीक है, मेरी एज इतनी है कि यस मुझे इलेक्शन में मैं वोट दे सकती हूँ, ठीक है, या मैं इलेक्शन के लिए एज अ पार्टिसिपेंट खड़ी हो सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पांचवा आता है गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 22 मार्च से लगा है। आई मीन 22 मार्च कह रही हूँ मैं, अभी ये 12 मार्च यस 12 मार्च से हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लग चुका है, जिसमें सब कुछ बता दिया गया है कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली एक वीडियो में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, ठीक है, या जो भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है इलेक्शन के लिए, उनको क्या करना होता है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। इसके अंदर बेसिकली वो गाइडलाइंस होती है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा जो भी गाइडलाइंस होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली आपको ये बताया जाता है कि यस अब आपको कैंपेनिंग नहीं करनी है, ठीक है, आपको पब्लिक जगह पर जाके इकट्ठा करके लोगों को आपको भाषणबाजी नहीं करनी है, ठीक है, और आपको क्या करना है, आप किसी गवर्नमेंट व्हीकल का यूज़ नहीं कर सकते अपने इलेक्शन पर्पसेस के लिए। आपको कोई चीज़ें ऐसी नहीं देनी है जैसे कि लुभान्वित करने वाली, जो ग्रीडीनेस लोगों के लालचीपना लोगों में ला दे, ठीक है, उस टाइप की आपको अनाउंसमेंट नहीं करनी कि भाई हम लोग 1,000 रुपये फ्री दे, 1,000 रुपये हर महिला को दे देंगे, बसें फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फ्री में ये कर देंगे, ठीक है, सैलरी बढ़ा देंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स की। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। कब तक नहीं करनी है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, ठीक है। उससे एक दिन पहले, मान लो 12 मार्च को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और 11 मार्च को मोदी जी ने क्या किया, ये हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, सैलरी इंक्रीज़ कर दी भाई गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये बेसिकली उनको लोभान्वित किया जा रहा है ना, उनमें ग्रीडीनेस पहुंचाई जा रही है कि हाँ भाई हमें वोट दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। तो यही था आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। बाकी अगर ज़्यादा इसको डिटेल में करना है तो ये मैंने एक 8-10 मिनट की वीडियो मैंने बना रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, ठीक है। 6th पॉइंट आता है इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि द कमीशन मेंटेन एंड अपडेट द इलेक्टोरल रोल इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड कंप्लीटमेंट ऑफ वोटर लिस्ट। अब इलेक्टोरल रोल्स का क्या मतलब होता है गाइस? इलेक्टोरल रोल्स होते हैं आपके कि एक ऐसी पर्चा जिसके अंदर आपके नाम लिखे हों कि यस इस कॉन्स्टिट्यूशन से, आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये पर्टिकुलर ये कुछ पर्सनस की लिस्ट है, मान लो 30 पर्सन है, ठीक है, 30 है पर्सन, उसके अंदर 30 पर्सनस की पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि हाँ ये वोट देने वाले हैं, ठीक है। और ऊपर से उन 30 में से कुछ 5 लोग हैं जिनके एड्रेस चेंज हो गए हैं, जिन्होंने अपना घर दूसरी जगह ले लिया है, ठीक है। आप लोग भी करते होगे ना, शिफ्ट करते हैं हम अपने रेजिडेंसी, तो उसमें हम लोग वोटर ID, इलेक्शन, ठीक है, और अपना क्या कहते हैं आधार कार्ड, इन सब में एड्रेस चेंज कराते हैं ना, तो वही सेम चीज़ है, ठीक है। अपडेशन का प्रोसेस इलेक्टोरल रोल में, ताकि एक्यूरेसी बनी रहे, ठीक है। तो ये सब काम भी इलेक्शन कमीशन ही करता है। 7th है इलेक्शन मॉनिटरिंग। ऑफकोर्स इलेक्शन मॉनिटरिंग का मतलब है कि इलेक्शन में मॉनिटर करना कि किस तरीके से चीज़ें भाई सही चल रही है या नहीं चल रही है। पॉलिटिकल पार्टी हमारी जो गाइडलाइन हमने इलेक्शन कमीशन ने निकाल रखी है उसको फॉलो कर भी रही है, नहीं कर रही है, ठीक है। और द कमीशन मेंटेन एंड अपडेट द एंटायर इंक्लूडिंग कैंपेनिंग, वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट, ठीक है। तो इलेक्शन मॉनिटरिंग बेसिकली इसके अंदर आप आउटकम के बारे में बात कर सकते हैं कि किस तरीके से लास्ट में अगर जब आपके वोट वगैरह सब हो जाते हैं तो बोला जाता है, जैसे अभी बोला है कि 4 जून तक रिजल्ट भी आ जाएंगे इलेक्शन के, ठीक है, जो आपके अभी मोदी जी वाले प्राइम मिनिस्टर वाले इलेक्शन होते हैं, ठीक है, 2024 में लोकसभा वाले। तो जो ये 4 जून तक रिजल्ट आएगा उसमें भी आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से
इलेक्शंस के अंदर वोट को काउंट करना है, या वो जो आपके पोलिंग बूथ से उनको किस तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये सारा काम कौन करता है गाइस? इलेक्शन मॉनिटरिंग का काम भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करता है। 8वां है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। देखो ये ज़्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ये 2 पॉइंट पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल एजुकेशन। ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि भाई हाँ इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इलेक्शन का, इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ अपडेशन की ज़रूरत है, कुछ अपडेट होना चाहिए, तो इलेक्शन कमीशन अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर देता है। ठीक है, इस पर ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। 9th है अपना इलेक्टोरल एजुकेशन, यानी कि अब जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को अभी वीवीपैट के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी नहीं पता होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे अभी नहीं पता होगा आपको। ठीक है, या सबको नहीं, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, ठीक है, उसमें किस किस पार्टी का प्रोविजंस होता है, किस किस को आप वोट दे सकते हैं, और यहाँ पे नोटा का ऑप्शन होता है। ठीक है, उस नोटा के ऑप्शन का मतलब क्या होता है, क्या वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, किस पॉलिटिकल पार्टी को आप वोट दे सकते हैं, किसके अकॉर्डिंग वोट दे सकते हैं, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही बताता है। तो इलेक्टोरल एजुकेशन भी किसका रोल है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसका बहुत ही सही एग्जांपल पता है क्या दूँ अभी मैं आपको? आपका व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप सब यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपका देखना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करके एक चैनल है। व्हाट्सअप का भी उन्होंने चैनल का निकाले हैं ना काफ़ी सारे, तो उसमें एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक चैनल है जिसके अंदर वो पूरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई आपका आरटीओ कौन होता है, ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ये सारी चीज़ें उसमें बता रखा है, डीईओ कौन होता है, वीवीपैट क्या होता है, चुनावी किससे बता रखे हैं, पुरानी गवर्नमेंट के बारे में बता रहेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? इलेक्टोरल एजुकेशन, जो आपको कौन प्रोवाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 10th आता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मतलब है कि किस तरीके से, तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में भी काफ़ी इनका मतलब हाथ रहता है। ठीक है, जैसे कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब कोई भी ऐसा डिस्प्यूट आ रहा है कि भाई किसी ने किसी पर्टिकुलर पर्सन, जरूरी नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में शिकायत करे इलेक्शन कमीशन में, कोई पर्सन भी कर सकता है कि भाई यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है और मेरे पास सबूत है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ हो रही है। ठीक है, मान लो यहाँ पे ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें अगर किसी पर्सन को भी पता लगती है और उसके पास इसका प्रूफ है, तो वो इलेक्शन कमीशन को ये डिटेल दे सकता है कि भाई हाँ ऐसा यहाँ पे हो रहा है, तो इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो इस तरीके की जो लड़ाई झगड़े होते हैं इनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, ये भी इलेक्शन कमीशन ही देखता है। ठीक है, अब अपना आता है, देखो इलेक्शन कमीशन कुछ जो ये हमारे कुछ स्लाइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हम क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में आपको बता चुकी हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है इलेक्शन यूनियन और स्टेट लेवल पर। ठीक है, इसमें यूनियन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो में और बताया था कि ये लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली ये बोथ आर सेम। ठीक है, लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ये बोथ आपके सेम है। ठीक है, लोकसभा बस आपकी सेंटर पे होती है और जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो स्टेट पे होती है। ठीक है, ठीक है, और इंडिया के अंदर रिप्रेजेंटेशन इज़ बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। अब अगर आप बोलोगे तो हम अगली वीडियो में मतलब जब भी हम प्रपोर्शन सिस्टम की बात करेंगे तो मैं आपको प्रपोर्शन सिस्टम भी बता दूंगी। प्रपोर्शन सिस्टम में बेसिकली कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, प्रपोर्शन के बेसिस पर आपको वोट मिलते हैं। ठीक है, इसमें 2 सिस्टम होते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक प्रपोर्शन होता है, और एक और होता है। ठीक है, तो प्रपोर्शन में बेसिकली जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो ही जीतेगा, बट इसके अंदर आपका कुछ सीट्स का होता है। ठीक है, एक सीट होती है आपकी, और एक आपकी पार्टी में जितने भी आपके पोजीशन में मंत्री हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स हैं, उनके बेसिस पर आपका प्रपोर्शन सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है, हम इलेक्शन कमीशन पे ही फोकस करते हैं अभी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो यस, ये आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।
So that's all for today. We will meet in our next video with part 2 of the Election Commission of India, in which we will study about the आर्टिकल्स 324 से 329 देखेंगे, और एक RPA एक्ट है आपका, ठीक है, ये वाला हम एक्ट जो हमारा है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।